यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की गिरफ्त में है और कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की गति को थाम दिया है, देशों की इकोनॉमी को सालों पीछे धकेल दिया है और यह वायरस हर कुछ समय बाद खुद को नया और शक्तिशाली बनाकर लौटता है और तेजी से फैलता है और फिर शुरू करता है अपनी विनाश लीला। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से हमारी कोरोना पर युवाओं के लिए बनने वाली श्रृंखला के आज दूसरे भाग में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन पर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कोरोना वायरस किस तरह से रूप बदलकर बार बार लौटता है और हर एक नई लहर में ज्यादा खतरनाक होता है। इस वायरस के प्रकोप से हमारे देश के कई युवाओं ने अपनी पढ़ाई, रोजगार और व्यापार को गंवा दिया है। आप और हम वो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटते प्रवासी, सैकड़ों का पैदल सफर करते हुए भूखे प्यासे अपने घरों की ओर चल पड़ना, ये सब हमने अपने आंखों के सामने देखा है और आज भी हम सब डर के साए में जी रहे हैं, कहीं ये वायरस फिर से और शक्तिशाली बनकर लौट ना आए। और सबसे बड़ी बात, इसकी अभी भी कोई दवा उपलब्ध नहीं है और विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर जल्द ही भारत में आ सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे पास इस वायरस से लड़ने के लिए एक प्रभावी हथियार वैक्सीन उपलब्ध है और भारत, जो विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन अभियान के दौरान बहुत लोगों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया है और खुद को वैक्सीन लगवाई है, पर दुर्भाग्यवश वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान ही कई सारी अफवाहें, गलत जानकारियों से लोगों के दिलों में भय भी बैठ गया है, जिससे बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में ला रहे हैं वैक्सीनेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी, जिससे आपके मन में वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई भी शंका हो तो वह दूर हो और आप निसंकोच होकर वैक्सीनेशन के लिए जाएं और खुद को और अपने परिवार और समुदाय को कोरोना के खतरे से बचाने की शील्ड वैक्सीनेशन करवाएं। इसी क्रम में वैक्सीनेशन पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी। तो दोस्तों, चलते हैं उनके पास और वैक्सीनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। जी हाँ, आज के हमारे दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी अल्मोड़ा से और आज उनसे हम जानेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वाणी में। नमस्कार बहादुर जी, बहुत अच्छा लगा जी। और मुझे गांव के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है जी। सर, जैसे कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को या वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार के तौर पर माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस से हमें जीतना है तो वैक्सीन हर व्यक्ति को लेना होगा। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपको, हमें, हम सबको वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है, क्यों वैक्सीन लगानी चाहिए? देखिए, ऐसा है, आज तक जो है ऐसा देखा गया है कि देयर इज नो एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस, मतलब वायरस के खिलाफ मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी दवा नहीं बनी है जी। चाहे वो पोलियो है, चाहे वो स्मॉल पॉक्स था या सर्दी जुकाम का सबसे हल्का सा वायरस होता है कि जो कि 5 दिन में सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इसका आज तक दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बना है। जब किसी की एंटीबायोटिक नहीं बना है तो उसका वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने खोजकर बना डाला है जी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन जो है कोरोना के लिए 70% ये प्रोडक्टिव है और 70 अगर हमें 2 डोजें लग जाती हैं वैक्सीन की तो हम 70% प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और जो भी वायरस हैं या जिस बीमारी का अभी तक दवा नहीं है उसका वैक्सीन ही बना है, जैसे पोलियो जी जी जैसे
स्मॉल पॉक्स, इनकी वैक्सीन ही बनी है सर। हाँ, तो मैं यही कहूँगा अपने ग्रामीण श्रोताओं से कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, और वैक्सीन की 2 डोजें से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जी, हमारे श्रोताओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, वो वैक्सीन जरूर लगाएं, ये कहना है आपका। सर, अगला सवाल मैं जानना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर किसे वैक्सीन पहले लगानी चाहिए या किसे लगानी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर अगर हम बात करें? जी, देखिए मेरे श्रोता बंधु, मैं यही कहूँगा कि खास तौर से जो बूढ़े हैं और जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या अन्य तरह की सांस की बीमारियां हैं या किसी भी तरह की बीमारियां हैं, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डिजीजेज। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये इनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उन लोगों को हम चाहेंगे कि पहले वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और हो भी यही रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले बूढ़े लोगों को या लोगों को छांट कर ये देखा गया कि उन्हीं को वैक्सीन लगना चाहिए, या फिर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सबसे अधिक रोगियों के संपर्क में रहते हैं, उनको ये वैक्सीन लगना चाहिए। जी, तो सर आपका कहना ये है कि जो लोग पूर्व में ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं और या जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और जो अधिक उम्र के लोग हैं, उन्हें ये वैक्सीन लेना चाहिए। जी सर। और अगला सवाल हम आपसे लें तो अगर एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि मुझे वैक्सीन लेना है और मुझे वैक्सीन अब लगा लेनी चाहिए, तो वो कैसे वैक्सीन लगा सकता है, कहाँ और कैसे उसे वैक्सीन लग सकती है? देखिए, पहले तो ये था कि उनको पोर्टल ऐप पर या जो भी ये था कि मोबाइल के माध्यम से ही उसको जाना होता था और उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, और तब जाकर इन लोगों को या हम लोगों को वैक्सीन लग रही थी। वर्तमान में ये इसकी सूचना आपके माध्यम से और टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना दे दी जाती है कि इन स्थानों पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि अभी 70% हमने जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को कवर कर लिया है वैक्सीनेशन से। कहने का मतलब है कि हमारे इतने बुजुर्ग लोग जो हैं, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अब उनको कोरोना का डर अगर है भी तो बहुत कमजोर वाला डर है, क्योंकि जब हम 70% लोगों को हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो 30% जो लोग बचते हैं उसको कहते हैं वो लोग अपने आप प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो वो लोग इम्यूनाइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर 70% लोग हमारे, या कहिएगा कि 70 हमने सैनिकों को मार दिया, तो 30 सैनिक हमारे उनको यूं ही मार डालेंगे। जी। तो सबसे पहले हमें बुजुर्गों को लगाना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन की अब आवश्यकता नहीं है। अब युवाओं को भी वो आपके कोविड सेंटरों में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वो वहाँ पर जाएं और आसानी से वो लग जाता है। जी, तो सर आपका कहना है कि वॉक इन करके वो सीधे जाएं और वैक्सीनेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की इतनी बहुत आवश्यकता नहीं है सर। जी, तो सर ये तो अब बहुत बेहतरीन तरीके से गांव-गांव में तक वैक्सीन लग रही है सबको। अगला सवाल हम जो जानना चाहेंगे कि वैक्सीन भी बहुत प्रकार की उपलब्ध हैं अभी देश में, तो किस-किस प्रकार की और कितनी वैक्सीन उपलब्ध हैं और क्या इनके असर में भी कुछ अंतर है? सर, वैक्सीनें तो अभी आनी बाकी हैं, लेकिन कोविशील्ड है और भी 2-3 तरह की वैक्सीनें आ चुकी हैं, और इनमें अंतर का जहाँ तक सवाल है कि कोई खास अंतर नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम पैसे लेंगे, फिर कहा कि हम फ्री करेंगे, और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर वाले पैसे ले रहे थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने लेने से मना कर दिया कि हम जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है क्योंकि हम इसको फ्री में ही इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि बीच में वैक्सीन की कुछ कमी हो गई थी और वैज्ञानिकों ने एक सोच बनाई कि पहली के बाद दूसरी में कितना अंतर होगा। पहले तो 1 महीने का अंतर था, और आपके पोर्टल पर या आपके पास एक मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता था कि आपको अब दूसरी डोज किस तारीख को लगनी है। और अब
अभी भी यही प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो गया है। और अब आपको 3 महीने तक भी आपको वैज्ञानिकों ने देखा है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन रही हैं, 3 महीने तक भी बन रही हैं जी और प्रतिरोधक क्षमता अब आरंभ हो गई है। जी तो चाहे वो किसी भी प्रकार की है, आपकी सिप्ला की है या अन्य कंपनी की जो वैक्सीन बन रही है पुणे में, वो काम लगभग वही परसेंटेज है, 75 से लेकर 80% तक वो प्रोटेक्शन दे रही है हमें। अच्छा। सर वैसे कौन कौन सी वैक्सीन अभी उपलब्ध है भारत में जिन्हें लगाया जा रहा है? अधिकतर तो सर ऐसा है, कोविशील्ड ही चल रही है। एक अगला सवाल ये है कि कितनी डोज लगाएं, कैसे लगाएं और कितना अंतर जो आपने बताया एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को अगर बता पाए तो। देखिए, ये लगता है 0.5 ml। 0.5 ml का मतलब है कि बहुत थोड़ी सी दवा होती है वो। और ये आपकी कोरोना जो वायरस है उसी से ये वैक्सीन बनती है जी। और उसी का एक कमजोर रूप होता है जो कि हमारे शरीर में लड़ने की शक्ति पैदा करता है कोरोना के रोग से जी। और ये 0.5 ml लगता है। पहले था कि हम 1 महीने के अंतर में लगाएं, अब 2 से 2.5 महीने तक का भी अंतर की बात सरकार ने कही। इसके भी 2 कारण थे। एक तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि एंटीबॉडीज जो है 2.5 महीने बाद बन रही है लगभग, तो वैक्सीन की बीच में थोड़ा सा कमी हो गई थी। तो सरकार ने सोचा कि अगर थोड़ा सा हम इसको गैप दे देंगे तो हम आसानी से आने वाली पीढ़ी का मतलब है जो आप स्कूल गोइंग युवा हैं और 18 साल से ऊपर के हैं, इनको भी हम वैक्सीनेशन कर सकें जी। तो इसके पीछे एक ये उद्देश्य भी है। फिर अगर हम इनको भी कवर कर लेते हैं तो फिर हमारे छोटे जो बच्चे हैं इनको भी कवर करना है और उद्देश्य यही है कि दिसंबर तक हम कम से कम 90% वैक्सीनेशन का काम या कि ये टीकाकरण का काम हम कर सकेंगे। सर एक सवाल आगे और बनता है कि हम अभी तक तो बात कर रहे थे कि इसे लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन किसे नहीं लेनी चाहिए ये भी हम जानना चाहेंगे। किसे वैक्सीन लेने से आप मना करेंगे या डॉक्टर से कंसल्ट किसको करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए? हाँ, अक्सर तो आपका प्रश्न बहुत उचित है हमारे श्रोता बंधुओं के लिए भी। अभी तक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है और लैक्टेटिंग मदर के लिए है कि वो अभी न लें तो अच्छा है क्योंकि जो वैक्सीन का असर होगा वो पेट में पल रहे बच्चे पर भी होता है और जो माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है उस पर भी उसका असर होता है। तो अभी ये अंडर ट्रायल है, रिसर्च इसमें वर्क चल रहा है जी। तो अभी 2 लोगों को तो कम से कम मैंने भी जो देखा है कि लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन अभी नहीं कराना चाहिए जी। साथ ही सर जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं क्या उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत है या उनके अंदर इम्यूनिटी बन गई है? ना सर, उनको भी वैक्सीनेशन की बहुत जरूरी है। तो वो कितने समय बाद ये 1 महीने के बाद। अच्छा, रिकवर होने के आपका कोरोना के बाद बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि एकदम से इससे प्रोटेक्शन नहीं होता है वैक्सीनेशन से। वैक्सीन आपका अगले प्रश्न ये बन सकता है आपके साथ मन में होगा कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें मास्क पहनना चाहिए? जी जी। बिल्कुल हमें पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना चाहिए और जब तक अभी तो दूसरी लहर गई नहीं और हम लापरवाह हो रहे हैं तो तीसरी लहर कहीं अगर हमें चपेट में ले लेगी तो उसमें फेफड़े बहुत बुरी तरह से नुकसान होने का अंदेशा है। जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है अगर उनको कोरोना अब होगा भी तो माइल्ड होगा, बिल्कुल उससे मृत्यु दर नहीं के बराबर होगी जी। और जिन्होंने और वो मास्क पहन रहे हैं और जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है और वो मास्क नहीं पहन रहे हैं तो गंभीर स्थिति हो सकती है जी। तो सर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी क्योंकि तीसरी लहर की संभावनाओं को भी से भी इनकार नहीं जा सकता है। जी जी। तो सर कई बार कहा गया कि कुछ साइड इफेक्ट से भी देखे जा रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद। क्या साइड इफेक्ट्स वैसे देखे जा रहे हैं? क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके या क्या दिक्कतें हो रही हैं वैक्सीन लगाने के बाद? यूजुअली तो मैं यही कहूँगा कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो
अस्पताल में ये कहा जाता है कि आप आधा घंटा बैठिएगा। जी ये कहा जाता है कि कोई साइड इफेक्ट दिख तो नहीं रहा है। यूजुअली तो यही होता है कि बॉडी पेन, बुखार, सर दर्द 1-2 दिन तक रहता है जी और मोर्टेलिटी भी इसमें नहीं के बराबर है और मैं तो कहूँगा कि कोई आदमी मरता नहीं है। लेकिन जो बड़े साइड इफेक्ट हैं जो हमारी कमियों से हो सकते हैं, जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं, उस वक्त अगर गलती से ब्लड आ जाए और तो तब जाकर हार्ट अटैक का होने का भय रहता है या हार्ट ब्लॉकेज का डर होता है। जी तो ये भी बहुत 0.001% इसकी परसेंटेज में आया हुआ है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक पड़ा है, बहुत रेयर, जिनको कि इंजेक्शन लगाते वक्त थोड़ा सा ब्लड आ गया था सिरिंज में या वो जो पिचकारी होती है टीकाकरण की, ऐसा देखा गया है। जी और जिनको अगर बुखार हुआ, बदन दर्द हुआ, सर दर्द हुआ तो उनको सरकार की तरफ से भी उसी वक्त टीकाकरण के वक्त ही 2 गोलियां पैरासीटामोल की दे दी जा रही हैं। और ये से कहा जा रहा है कि जब आपको बुखार वगैरह आए तो 50% लोगों को बदन दर्द वगैरह होता है। यूजुअली हर टीके में ऐसा होता है, चाहे हम चेचक का टीका लें, चाहे मीजल्स का टीका लें या पोलियो का टीका लें, हम पहले ही बता देते हैं कि बुखार या बदन दर्द हो सकता है। ऐसे ही इसमें भी ऐसा होता है। जी सर, अगर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए? इसीलिए उसको बोलते हैं सीरियस जो साइड इफेक्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। कभी इंजेक्शन लगाते वक्त अगर हम मांसपेशी में न लगाकर हमारी खून की नलियों में अगर ये दवा चली जाती है टीके की, तो वहाँ पर हार्ट अटैक का डर होता है और आदमी को बेहोशी छाने लगती है। तो इसीलिए आधा घंटा अगर ये गंभीरता आधे घंटे के अंदर दिख जाती है, अगर ऐसा होता है तो रोगी को तुरंत अस्पताल में एडमिट करके रिकवर कर लेते हैं हम लोग। जी, तो आपका कहना है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए और हॉस्पिटल सीधे इन्फॉर्म करना चाहिए? आधा घंटा तो पेशेंट को रुकना चाहिए। जी। और शुरू में तो हम लोग भी जहाँ पर भी टीकाकरण होता था वो लोग फिर दूसरे दिन पूछते थे कि आप ठीक हैं या कैसे हैं। तो यूजुअली जब देखा गया कि किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी तो अब लोगों ने पूछताछ करना बंद कर दिया। अब तो लोग जो है टीकाकरण के बाद तुरंत ही घर भी आ जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक सिंपल सा बुखार बदन दर्द होता है, उसकी हमें दवा मिल गई है, हम दवाई खा लेंगे। तो कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई गंभीरता बहुत अधिक लोगों में नहीं आई है, हजारों लाखों में एक आध को। सर, हमें सुरक्षित रहने के लिए या इस कोरोना वायरस से सुरक्षित होने के लिए वैक्सीन जरूरी है, तो एक बहुत सारे लोगों में भय भी है कि या भ्रांतियां भी हैं कि इससे कहीं नुकसान न हो। तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगाए और अपने को, खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित करे, समुदाय को सुरक्षित करे? इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देंगे और उन व्यक्तिगत व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी हो उसके बारे में कहेंगे? देखिए, एक सच्चा भारतीय होने के नाते तो मैं यही कहूंगा कि हमारे ग्रामीण श्रोताओं को भी जो हमें सुन रहे हैं, उनको जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके उनको वैक्सीनेशन का काम करा लेना चाहिए, अपना प्रोटेक्शन का काम करा लेना चाहिए। और जब दूसरी डोज की तारीख मिलती है तो तब दूसरी डोज भी अवश्य लगा लेनी चाहिए और मास्क का प्रयोग करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ब्रिटेन में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया और आपने टीकाकरण भी हो गया, लेकिन वहाँ फिर कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना है। तो जान है तो जहान है और शरीर है तो सब कुछ है। तो मैं अपने ग्रामीण श्रोताओं से यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं और मास्क पहनना न भूलें। घर से निकलते वक्त अवश्य मास्क पहने और हाथ धो कर आपने अन्य बीमारियां भी भगा दी हैं, लेकिन हाथ धोना भी न भूलें। लेकिन मजबूरी है, जिस देश में गंगा बहती है वहां हम गंगा जल से हाथ धोते थे, लेकिन आज हम अल्कोहल से हाथ धोना ही पड़ेगा, हम सैनिटाइजर बोलते हैं। जी,
तो सर, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अपने संदेशों से लोगों को प्रेरित किया। आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ग्रामीण श्रोताओं, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के बीच। धन्यवाद। दोस्तों, अब आप बिना किसी भय या भ्रांति के नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वैक्सीन लगवाएं। हमारे युवा साथी अपने घर के बुजुर्गों की मदद करें और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए, साथ ही उनके अंदर कोई संकोच हो वैक्सीनेशन को लेकर तो उसे भी खत्म करें। तो दोस्तों, ये तो बात थी वैक्सीनेशन की, लेकिन इसी क्रम में हम आपको कोरोना से जुड़े जन जागरूकता पर आधारित कुमाऊनी गीत भी सुना रहे हैं। तो चलते हैं इस गीत की ओर।
उत्तराखंड सरकार है मेरी यो पुकारा, जो भाइयों नौकरी न गए कसी होल गुजारा। उत्तराखंड सरकार है मेरी यो पुकारा, जो भाइयों नौकरी न गए कसी होल गुजारा। वापस शहर जाने हैं सुआ ना चुके दूसर आसरा, बेरोजगारी कारण सुआ जान पड़ो परदेसा। रुक जाओ स्वामी घर मां और विचार महिला, कोरोना महामारी फैल रे दिल्ली शहर मां, भल लागो के मन मां परदेस स्वामी जाने मां। महण घर में रह गयूं सुआ कोरोना वायरस कारणा। रुक जाओ स्वामी घर मां और विचार महिला, महण घर में रह गयूं सुआ कोरोना वायरस कारणा। रुक जाओ स्वामी घर मां और विचार महिला। तो दोस्तों, इस कोरोना के दौरान मनोरंजन ने अहम भूमिका निभाई है कि हम अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ना आने दें। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कोरोना के दौरान युवाओं ने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है, चाहे वह पारिवारिक जनों का कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन हो या उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाना हो या वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भ्रांति हो तो उसे दूर करने में। अगर आपको वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक नंबर है 9606777650, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर भी अपने लिए एक सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वैक्सीनेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी मिली होगी। हमारे युवा साथी फिर से सकारात्मक हो रहे होंगे और प्लानिंग कर रहे होंगे कि एक बार जब पूरा कोरोना महामारी खत्म होगी तो अपने जीवन, अपने सपनों, अपने कैरियर को एक नई उड़ान देंगे। जी हाँ, अभी के लिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अपने रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।